हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे अपने इस साल हुए एग्ज़ाम्स के बारे में। सो एज यू नो हमारे सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम्स हुए थे इसी मंथ विच इज़ जून। तो हम आज उसी क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स के पॉइंटर्स देखेंगे। मैंने यहाँ रिटन कंटेंट नहीं दिया है क्योंकि एग्ज़ाम ऑलरेडी हो चुका है, तो जो आप लिख चुके हैं सो लिख चुके हैं। तो बस मैं यहाँ पे पॉइंटर्स दे रही हूँ। इससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी जो बुक से हैं। बुक का PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती ड्यू टू सम कॉपीराइट इश्यूज़ रिपोर्टेड बाय SOL। तो ताकि मेरी वीडियो पे कॉपीराइट ना आए तो आई वोंट बी गिविंग यू SOL की बुक। सो बट जिन जिन के पास है उनके लिए आई कैन मेंशन द टॉपिक्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ पर्सनैलिटी, एलैबोरेट ऑन ट्रेट थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी। एंड ये क्वेश्चन हमारा 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। एंड हमें इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी हुई हैं हम पहले वो देखते हैं। तो इसमें हमसे पूछा है कि भाई पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। एंड हमें इसमें पूछा है ट्रेट थ्योरीज के बारे में। अब ये क्वेश्चन अपने 20 मार्क्स का है, जिसमें अगर हम डिवीजन देखें एक है 5 मार्क का विच इज़ जस्ट फॉर पर्सनैलिटी, ठीक है। एंड 15 मार्क्स अपनी थ्योरीज के लिए। तो अब हम इसको देखते हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो पहला इसमें हम मेंशन करेंगे अबाउट पर्सनैलिटी। यहाँ पे जो पॉइंटर्स दिए हैं मैंने ये हैं कि जो जो पार्ट्स पूछे गए हैं क्वेश्चन में उसके बारे में। तो पहला है पर्सनैलिटी की डेफिनेशन, जो कि हमें पता है कि ये जो है सम होता है इनर एंड आउटर क्वालिटीज़ का किसी इंसान की। एंड गॉर्डन एल्बर्ट ने भी एक डेफिनेशन दी थी, तो हम उसको भी लिख सकते हैं जस्ट टू लाइक यू राइट एक्स्ट्रा की, ताकि अपने 5 मार्क्स के लिए क्राइटेरिया पूरा हो जाए, ठीक है। एंड यू कैन ऑल्सो रेफर टू द टॉपिक कंसेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 1 अपनी SLM से आप देख सकते हैं। SLM क्या है, हमारा सेल्फ लर्निंग मटेरियल, बेसिकली जो बुक्स हमें SOL से मिलती हैं ये वो है, ठीक है। देन वी हैव ट्रेट अप्रोच, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि अपनी ट्रेट अप्रोच क्या है, ठीक है। कि मतलब ट्रेट अप्रोच क्या है, उसमें पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या हैं, ठीक है। तो पर्सनैलिटी ट्रेट्स क्या होता है कि जब हम किसी इंसान को मतलब डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो हम उस इंसान की कुछ ट्रेट्स बताते हैं, राइट। कि वो इंसान बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है, मतलब मिलनसार है, या वो इंसान बहुत ज़्यादा चुप चुप रहता है, ठीक है। तो ये सारे उस बंदे के ट्रेट्स हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ट्रेट थ्योरीज के बारे में। तो इसमें सबसे पहले अपना आता है गॉर्डन एल्बर्ट की ट्रेट थ्योरी, जिसमें उसने हमें 3 तरीके के ट्रेट्स बताए थे विच आर कार्डिनल, सेंट्रल एंड सेकेंडरी। अब ये सारे क्या हैं, कार्डिनल आपके डोमिनेंट ट्रेट होते हैं, सेंट्रल ट्रेट आपके ज़्यादा डोमिनेंट नहीं होते लेकिन इतने वीक भी नहीं होते हैं, एंड सेकेंडरी ट्रेट्स आपके बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, ठीक है। अब इनकी डेफिनेशंस जो हैं वो आपको आने वाली वीडियोज़ में जब चैप्टर समझाऊंगी तो तब आपको मिल जाएंगी। देन वी हैव रेमंड पटेल की पर्सनैलिटी फैक्टर। तो इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पे हमें जो है कुछ चीज़ें मेंशन करनी है कि उसने कि कैसे वो यहाँ पे आया। जैसे कि हमारी बुक के अंदर मेंशन है कि उसने पहले इतने वर्ड्स की लिस्ट बनाई थी, उसके बाद उसने कुछ काट पीट करके उसने 171 वर्ड्स रख लिए थे। उसके बाद उसने करा था फैक्टर एनालिसिस, ठीक है। फैक्टर एनालिसिस से उसने अपने बना लिए थे 16 प्राइमरी ट्रेट्स बना लिए थे उसने, ठीक है। तो अब हमने उसके बारे में हमने बताया कि सोर्स ट्रेट्स क्या होते हैं, सरफेस ट्रेट्स क्या होते हैं। देन वी हैव आइसेनैक। तो हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो बट वैसे ठीक है। आइसेनैक ने दी थी ट्रेट डायमेंशनल थ्योरी। अब इस थ्योरी के 2 नाम हैं, एक है टेम्परामेंट थ्योरी और एक है हायरार्किकल, ठीक है। तो उसने वो कैसे 3 डायमेंशन तक आया, तो मतलब इसमें था कि उसने पहले 2 डायमेंशंस दी थी, ठीक है, जिसमें हमारी आती हैं एक है अपना एक्सट्रोवर्जन और एक अपना था न्यूरोटिसिज्म, ठीक है। इन दोनों को देने के बाद उसने एक और चीज़ ऐड कर दी थी विच वॉज साइकोटिसिज्म, ठीक है। तो हमने फिर अपनी बुक में देखा था कि हमने इन तीनों को एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देन वी हैव बिग 5 फैक्टर थ्योरी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको दिया था पॉल कॉस्टा एंड रॉबर्ट मैकरे ने, क्योंकि इसका नाम जो है इसके टाइटल में मेंशन नहीं है। देन हम इसमें बता सकते हैं थ्योरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के बाद कि ये जो है ओशन मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। ओशन मॉडल कुछ नहीं है, ये बस वो है कि इनके जो इनिशियल्स हैं ये वो हैं, ठीक है। इसको याद करने का तरीका है ओशन वर्ड से, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है नियो PI विच इज़ नियो पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं। एंड इसमें एक्स्ट्रा अगर आपको डालना है तो आप न्यू SSI के बारे में डाल सकते हो, लेकिन ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं, छोटी मोटी डिटेल वर्क्स, ठीक है। देन इसकी 5 जो डायमेंशंस थी पूरी की पूरी हमें वो बतानी है कि अगर किसी इंसान का नियो PI में हाई स्कोर आए तो उसका क्या मतलब है एंड उसके क्या ट्रेट्स होंगे, अगर लो आए तो उसका क्या ट्रेट है, एंड दिस गोज फॉर ईच वन ऑफ द डायमेंशंस, ठीक है। कि हमें ये चीज़ हर एक डायमेंशन के लिए बतानी है। तो इस अकॉर्डिंग अगर देखा जाए जो इस क्वेश्चन का कंटेंट है 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका अराउंड 7 to 9 पेजेस में आ जाना चाहिए बहुत आराम से। क्वेश्चन, हाउ इज इंटेलिजेंस इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, डिस्कस कॉग्निटिव थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। तो अब हमें जो है क्वेश्चन में जो जो चीज़ें दिख रही हैं अब हम उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि हमें फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का दिया है इट इज़ फॉर 8 मार्क्स एंड सेकंड पार्ट इट इज़ फॉर 12 मार्क्स। तो हम उसके अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो पहली चीज़ हम इसे मेंशन कर सकते हैं अबाउट इंटेलिजेंस की इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक है। सो वी विल राइट की डेफिनेशन जो दी थी अलग अलग ऑथर्स, आई मीन अलग अलग साइकोलॉजिस्ट ने जो डेफिनेशन दी थी इसकी, गॉर्डन एल्बर्ट हो गया एंड बाकी जितने भी थे, ठीक है। एंड आप इंटेलिजेंस से क्या समझते हैं आप उसके बारे में लिख सकते हैं विच विल मेक लाइक कह लो अराउंड 1 पेज और 1.5 पेज, ठीक है। देन वी कम टू हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का क्या रोल है अपने इंटेलिजेंस के साथ। अब यहाँ पे अपनी आती है नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट, जहाँ पे हमें क्लास में समझाया था कि यहाँ पे हम ट्विन स्टडीज़ के बारे में बात करते हैं कि अपने 2 ट्विन्स हैं, ठीक है। 2
ट्विन चिल्ड्रन है, अब एक को रखा गया था उसके पेरेंट्स के पास, उसके जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके पास रखा गया था, एंड दूसरे को अडॉप्ट करवा के दूसरे पेरेंट्स को दे दिया था। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व करा था कि जो बच्चा अपने ही पेरेंट्स के साथ था उसका जो IQ लेवल था विच इज इंटेलिजेंस क्वेश्चन वो उसका बढ़ गया था, बट जिसको दूसरे पेरेंट के साथ रख दिया था उसके साथ उसका IQ जो लेवल था वो गिर गया था। तो यहाँ पे हमारी इसी स्टडी के बारे में बात करा गया था, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसके बारे में भी मेंशन कर सकते हैं कि भाई जो इन्वायरमेंट है, जैसे कि ये तो अपना जो पार्ट है ये वाला, ये तो अपना हो गया हेरिडिटी के लिए, कि मतलब अगर जो हम चीज़ें गेन करके आए हैं, इनहेरिट करके आए हैं अपने पेरेंट्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, कि कैसा हमारा इन्वायरमेंट हमें इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि मान लो किसी बच्चे की अगर IQ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी IQ को रिटेन करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए उसको स्पेसिफिक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, राइट। कि मतलब एक उसी लेवल का न्यूट्रिशन इसको चाहिए, उसी लेवल की उसको उसकी लेवल क्या उससे थोड़ी सी इनहेंस लेवल की उसको मतलब स्कूल में टीचिंग्स रहेंगे। कि जैसे कि मान लो कोई बच्चा म्यूजिकल में ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, लाइक उसका म्यूजिकल इंटेलिजेंस बहुत अच्छा है, तो वो जो बच्चा है उसको म्यूजिकल चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट रहेगा। तो जैसे अगर हम उसको कोई भी इंस्ट्रूमेंट सिखाने के ट्राई करेंगे या कुछ म्यूजिकल कॉर्ड्स के बारे में बताएंगे तो वो उस चीज़ को बहुत जल्दी सीखेगा। एंड टू एनहांस दिस वी नीड टू प्रोवाइड हिम अ प्रॉपर इन्वायरमेंट, की प्रॉपर एक सेटिंग उसको मिलनी चाहिए जिसमें वो आराम से बैठ के उसको कर पाए, उसको प्रैक्टिस कर पाए, उससे और नई चीज़ें सीख पाए एंड वहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाए। तो ये सब कुछ हमें एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंड ऑल्सो हमारा जो न्यूट्रिशन होता है कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, ये भी हमारा इंटेलिजेंस को बहुत डीपली इफेक्ट करता है, बहुत डीपली इसका इम्पैक्ट दिखता है हमें। पार्ट नंबर 2 पे, जिस पे हम यहाँ पे बताएंगे कॉग्निटिव अप्रोच के बारे में। तो कॉग्निटिव अप्रोच क्या है इंटेलिजेंस की, कि हमें इसके अंदर बताना कि भाई इस अप्रोच का फोकस क्या है, ठीक है, इस अप्रोच के बारे में हमें बताना है। देन वी कम टू कॉग्निटिव थ्योरीज, तो जिसमें हमारे पास 2 थ्योरीज हैं, ठीक है। तो एक है अपने पास रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइकिक थ्योरी, ठीक है, जिसमें उसने बताया था कि उसने उसको 3 कॉम्पोनेंट में डिवाइड करा था कि हम किस बेसिस पे हर एक चीज़ को मेजर कर रहे हैं। एंड उसने फिर आगे 3 टाइप्स ऑफ थ्योरीज दी जो कि थी एनालिटिकल, प्रैक्टिकल एंड क्रिएटिव, ठीक है। देन हम इन सबको एक्सप्लेन कर देंगे कि ये चीज़ें क्या हैं। देन वी कम टू हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। तो इसने यहाँ पे जो थी 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज दी थी। अब अबाउट दिस थ्योरी का जो टॉपिक है यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि भाई पहले हमारी 7 थ्योरीज थी, उसने फिर बाद में 2 और ऐड कर दी थी जो कि है नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल, ठीक है। अब हमारे पास जो 7 थ्योरीज हैं, 7 डिफरेंट टाइप्स हैं, तो यहाँ पे हम हर एक टाइप को एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे कि इस टाइप में क्या है, इस टाइप में क्या है। इफ़ वी हैव सम एग्जांपल, कि जैसे कि इंटरपर्सनल के अंदर जो है आप इस वाले में, इसमें हम साइकोलॉजिस्ट को मेंशन कर सकते हैं क्योंकि उनका जो मेनली काम है वो औरों से इंटरेक्ट करके ही होता है मेनली। अपना जो होता है नेचुरलिस्टिक इज़ हाउ वी आर विद आर नेचर, कि मतलब नेचर जैसे कि ट्रीज़ वगैरह हो गए, प्लांट्स हो गए, हम उनके साथ कैसे हमारा उनको समझने का इंटेलिजेंस कहता है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं जिनको पत्ते देख के समझ आ जाता है कि ये पौधा जो है मुरझाने वाला है या ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनको पत्ता देख के समझ आ जाता है कि ये कौन सा प्लांट है, कौन सा नहीं है, ठीक है। देन वी हैव एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हम बात करते हैं फिलोसफी की, बेसिकली कि लाइफ एंड डेथ क्या है एंड लाइफ के और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस एंड द कंटेंट जो इसमें हम लिख सकते हैं, आपका आंसर अराउंड 5 to 8 पेजेस में बहुत आराम से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे हमसे पूछा है डिफाइन साइकोलॉजिकल टेस्ट एंड डिस्कस अबाउट रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी एज एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज फॉर 20 मार्क्स एंड यहाँ पे हमें 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करा हुआ है विच इज़ 5 and 15। तो अब हम यहाँ पे कैसे इसको करने वाले हैं, तो यहाँ पे हमसे क्या क्या हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, विच इज साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है। तो हम एक एक चीज़ को बताएंगे। तो पहले की साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन क्या है, उसके लिए आप रेफरेंस ले सकते हैं। 2 टॉपिक्स हैं, एक है इंट्रोडक्शन विच इज़ फ्रॉम चैप्टर 3 PID के बुक से, एंड नेचर एंड डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग। तो ये दोनों जो है हम उनसे ले सकते हैं। देन वी हैव रिलायबिलिटी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसका फोकस क्या है। देन वी हैव सम मेथड्स ऑफ रिलायबिलिटी, कि हम कैसे टेस्ट करते हैं कि अपना कोई चीज़, अपना जो हम कोई टेस्ट बना रहे हैं, हम कुछ कंडक्ट कर रहे हैं, उसकी रिलायबिलिटी कैसे हम देखते हैं। तो वी हैव टेस्ट रिटेस्ट मेथड, जिसमें हम जो एक ही टेस्ट है हम उसको बार बार जो है हम उसको कंडक्ट करते हैं। इसमें हम उनकी लिमिटेशंस भी लिख सकते हैं कि इनकी लिमिटेशंस क्या हैं। जैसे कि टेस्ट रिटेस्ट में एक लिमिटेशन ये है कि जो अपना पार्टिसिपेंट है, अगर हम उस पर हम बार बार टेस्ट करेंगे सो देयर इज अ चांस कि उसको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, कि मतलब जैसे हमने क्वेश्चन 1 to 10 तक हमने दिए, उन पे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन है एंड उस इंसान को उस क्वेश्चन याद हो जाएंगे, सो देयर इज अ चांस कि सेम आंसर आएगा एंड जिसकी वजह से बार बार जो है हमारी लाइबिलिटी कम हो जाएगी। देन वी हैव ऑल्टरनेट फॉर्म्स, जिसमें हम जो है 2 अलग अलग फॉर्म्स देते हैं, ठीक है। एंड वी हैव देन स्प्लिट हाफ, जिसमें हम जो है एक ही पेपर को, मतलब एक ही टेस्ट को हमको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आती है कि ये जो है पावर टेस्ट वो होते हैं जिनकी जो डिफिकल्टी बाय टाइम इंक्रीज होती रहती है। तो ये पावर टेस्ट के लिए ये बना नहीं हुआ स्प्लिट हाफ वाला, तो क्योंकि पावर टेस्ट में डिफिकल्टी बढ़ती रहती है बार, राइट। तो उसमें हमें दिक्कत आती है ये देखने में, मतलब उसको इक्वली डिवाइड करने में। बट अगर उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल है, जैसे कि हमें 50-50 रखना है, तो इसमें एक तरीका है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, विच इज़ कि अगर हम जो है उसको ऑड एंड इवन नंबर ऑफ क्वेश्चंस में डिवाइड कर दें। जैसे कि ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है अपनी वही डिफिकल्टी ऑर्डर इंक्रीज में, ठीक है, ऑड नंबर वालों को एक पेपर में डाल दिया एंड इवन नंबर वाले क्वेश्चंस को एक पेपर में डाल दिया। तो इससे क्या होगा कि इससे अपनी जो डिफिकल्टी है वो सेम रही एंड हमने एक ही पेपर बनाया एंड उसको डिवाइड कर दिया।
ठीक है, तो ये यहाँ पे स्प्लिट ऑफ होता है। इंटरेटर में होता है कि हम जो है कुछ साइकोलॉजिस्ट मिलके लाइक कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जहाँ पे हमारा लाइक खुद का ओपिनियन मैटर करता है, लाइक हमारी क्या ऑब्जर्वेशन है वो मैटर करती है। तो इंटरेटर वाले में हम क्या करते हैं कि इंटरेटर वाले के अंदर कि हम किसी एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते, बट उसमें एक ह्यूमन इंटरप्रिटेशन आराम से चल जाती है। तो उसमें अगर एक से ज़्यादा साइकोलॉजिस्ट कह लो, रिसर्चर कह लो, अगर वो एक ही चीज़ पे अपने ज़्यादा अच्छे ओपिनियंस दे रहे हैं एंड पॉजिटिव ओपिनियंस एंड सिमिलर ओपिनियंस हैं, सिमिलर एंड पॉजिटिव, तो इस वाले में हम कहते हैं कि हाँ जो हमारा टेस्ट है, हमारा जो पेपर है उसमें हाई इंटरेटर रिलायबिलिटी है। ठीक है, एंड हम रिलायबिलिटी को जो देखते हैं क्योंकि वो रिलायबल तो है ही, उसके अलावा वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, देन वी हैव वैलिडिटी। तो वैलिडिटी बेसिकली वो होती है कि वही मेजर करना जो वो करना चाहता है, जैसे वेट मशीन जो अपना वेट ही मेजर करे, अपनी हाइट मेजर करने ना लग जाए। ठीक है, देन हम जो है हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं वैलिडिटी को टेस्ट करने के, तो उनमें से सबसे पहला है कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। ठीक है, तो अब हम इसमें बताएंगे कि एक कंस्ट्रक्ट क्या होता है। ठीक है, देन कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी जो है क्या है, उसका फोकस क्या है। देन अपने कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी के अंदर अपने 4 टाइप्स आते हैं, जो कि है फेस वैलिडिटी, कि मतलब जो दिख रहा है वही होना चाहिए। जैसे अगर मैं अपना एक IQ टेस्ट बनाती हूँ तो मुझे दूर से देखने के बाद लगना चाहिए कि हाँ ये एक IQ टेस्ट बना हुआ है। देन वी हैव कंटेंट वैलिडिटी, वी हैव कन्वर्जेंट वैलिडिटी। कन्वर्जेंट वैलिडिटी क्या होती है? कन्वर्जेंट वैलिडिटी होती है कि हमारा जो टेस्ट है उस कंस्ट्रक्ट के बारे में, जैसे मान लो इफ आई एम टेस्टिंग इंटेलिजेंस, ठीक है, मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया, तो मेरा जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो किसी दूसरे के इंटेलिजेंस टेस्ट से सिमिलर होना चाहिए, लाइक सिमिलर कंस्ट्रक्ट, मतलब जैसे सेम कंस्ट्रक्ट, जैसे कंस्ट्रक्ट बेसिकली होता है तुम्हारा ट्रेड जो तुम मेजर करो, तुम्हारा वेरिएबल जो तुम देख रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इंटेलिजेंस को देख रही हूँ तो किसी और के ऑलरेडी डेवलप्ड इंटेलिजेंस वाले टेस्ट से अगर मैं कंपेयर करूँ तो थोड़ा इसमें हाई आना चाहिए। अगर हाई आ रहा है देन वी कैन से कि मेरा जो टेस्ट है वो उसमें कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हाई है। डाइवर्जेंट वाले में क्या होता है? डाइवर्जेंट वाले में ये देखता है कि हमारा जो टेस्ट है वो किसी के टेस्ट से पूरा का पूरा सेम ना हो जाए। ठीक है, जैसे कि मान लो कि मैंने इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया अपनी उससे, लेकिन मेरा जो टेस्ट था वो सामने वाले से बिल्कुल सेम हो गया, तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास आती है डाइवर्जेंट वैलिडिटी। देन वी हैव क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी, तो हम इसको डिफाइन करेंगे, इसके फोकस लिखेंगे। उसके बाद इसमें सिर्फ 2 तरीके के आती हैं, विच इज़ कॉन्करेंट एंड डिस्क्रिमिनेटिव वैलिडिटी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अपने 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, अपना जो कंटेंट है अराउंड 5 to 7 पेजेस में बहुत आराम से आ जाएगा। क्रिटिकली इवैल्यूएट द साइकोडायनामिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी एंड इट्स असेसमेंट प्रोसीजर। तो अब हमें यहाँ पे 3 चीज़ें पूछी हुई हैं, एक ही साइकोडायनामिक अप्रोच क्या है, पर्सनालिटी क्या है और असेसमेंट प्रोसीजर क्या है। तो पहले हम लिखेंगे पर्सनालिटी के बारे में, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए करा था कि हमने उसके लिए देखा था कि पर्सनालिटी क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, गॉर्डन एल्बर्ट ने क्या बोला था इसके लिए, वो सब। देन वी कम टू साइकोडायनामिक अप्रोच की इसको देने वाले वो सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, एंड सिगमंड फ्रॉइड ने इसको दिया था इस अप्रोच के बारे में कि अप्रोच किस चीज़ पे फोकस करती है एंड सिगमंड फ्रॉइड का क्या फोकस था, एंड जितनी भी थ्योरीज जो सिगमंड फ्रॉइड ने बताई थी उसको साइको एनालिटिकल का नाम दिया गया था। तो साइको एनालिटिकल अप्रोच के अंदर अपने क्या क्या आता है? पहला आता है स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। तो यहाँ पे ग्लेशियर मॉडल आप वर्ड देख रहे होंगे, इसका मतलब ये है कि उसने एक ग्लेशियर मॉडल दिया था कि जैसे एक ग्लेशियर नहीं होता कि जैसे कि अगर हम उसका ऊपर वाला पार्ट देखें तो इतना छोटा है बट नीचे बहुत बड़ा होता है, तो यही उसने यूज़ करा था स्ट्रक्चर ऑफ माइंड और पर्सनैलिटी को डिफाइन करने के लिए कि ऊपर वाला माइंड, जो ऊपर वाला पार्ट है दैट इज आर कॉन्शियस। ठीक है, क्या उसमें कॉन्शियस है, जो आधा डूबा हुआ पार्ट है दैट इज आर सबकॉन्शियस पार्ट, एंड जो लास्ट वाला दिस इज आर अनकॉन्शियस पार्ट। ठीक है, अब ये सब क्या है उसके बारे में बताते हैं। तो कॉन्शियस माइंड वो है कि जिसमें तुम अवेयर हो कि तुम क्या चीज़ें फेस करो, तुम क्या देख रहे हो। जैसे कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मैं अवेयर हूँ कि हाँ मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है, एंड तुम लोग वीडियो को देख रहे हो, सुन रहे हो। ठीक है, तो यू आर अवेयर कि हाँ तुमने वीडियो देखी, तुमने सब्सक्राइब करा, तुम्हें इन चीज़ों के बारे में पता है। प्री कॉन्शियस कि तुमने कुछ फेस करा, उसको तुम भूल गए, बट अगर तुम उसको बाद में कभी याद करो कि हाँ तुमने वेडनेसडे को क्या करा था, तुम्हें याद आ जाएगा। देन वी हैव अनकॉन्शियस, इसमें हमारी डिजायर्स होती हैं जिनके बारे में हमें पता भी नहीं होता। ठीक है, बट हम जैसे हम अपना डेली लाइफ जीते हैं, बिहेव करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं डिजायर्स बाहर आ जाती हैं एंड हमें तब भी नहीं पता होता कि डिजायर कहाँ से आ रही है। वी हैव स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। तो अब अपना जो इड है दैट वर्क्स ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर प्रिंसिपल को अगर मैं एक एग्जांपल में बताऊँ तो जैसे एक बच्चे को टॉफी चाहिए तो वो तब तक रोता रहेगा जब तक उसको टॉफी मिल जाएगी, जैसे टॉफी मिलेगी वो चुप हो जाएगा, हंसने लगेगा, खेलने लगेगा। ठीक है, तो ये चीज़ अपना इड देखता है। देन वी हैव ईगो। ईगो को हमने जनरली काफ़ी नेगेटिव टर्म बना दिया है, बट वो इतनी नेगेटिव टर्म नहीं है। ठीक है, तो ईगो अपना वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। तो वो ये देखता है कि इड जो चाहता है, कि अपना इड जो चाहता है वो रियलिटी में पॉसिबल है, कि जैसे कि अगर उसको टॉफी चाहिए बिना किसी की परमिशन के तो वो पॉसिबल है क्या। ठीक है, देन वी हैव सुपर ईगो। तो सुपर ईगो काम करता है मोरालिटी प्रिंसिपल पे, हमारी मॉरल वैल्यूज़ के ऊपर, कि हमने अब तक हमने क्या सीखा है, विच इज शेप बाय कि हम किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, किस कल्चर में रहते हैं, किस सोसाइटी में रहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो कि इड को कोई टॉफी चाहिए बिना किसी से पूछे, तो अगर वो जाता है बिना किसी से पूछे किसी से कोई चीज़ ले रहा है, दिस इज मॉरली इनकरेक्ट। ठीक है, तो सुपर ईगो इस चीज़ को कंट्रोल में रखेगा। देन इसी स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की वजह से वी हैव डिफेंस मैकेनिज्म्स। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जब इन तीनों के बीच में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है, मतलब कोई ना कोई डिबेट आती है कि यार इड कह रहा है कि मुझे ये करना है, बट मन कह रहा है कि नहीं यार ऐसा करना सही नहीं होगा। ठीक है, फिर दिमाग कह रहा है कि यार इसको ऐसे कर देते हैं तो ऐसा अच्छा काम हो जाएगा, बट तुम नहीं कर पा रहे क्योंकि मॉरली इनकरेक्ट है, तो देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, राइट।
तो इन्हीं कन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हमारे पास होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है। एंड बुक के अंदर हमें क्या कौन कौन से दिए हुए हैं, दैट इज रिप्रेशन, रेशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, डिनायल, रिग्रेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन, डिस्प्लेसमेंट एंड सब्लिमेशन। अब इसमें से ये नहीं कि सारे लिख दो, बट जैसे कि सब्लिमेशन हो गया कि तुमने अपने किसी वीक पॉइंट को तुमने उसको पॉजिटिव में टर्न कर दिया। मान लो तुम्हारा गुस्सा है, कोई बंदा बॉक्सिंग ज्वाइन करता है कि उसका गुस्सा है तो गुस्सा बॉक्सिंग में निकाल दे, ठीक है। वी हैव डिस्प्लेसमेंट कि तुम्हें गुस्सा किसी चीज़ पे आया था बट वो कहीं और निकल रहा है, ठीक है। देन वी हैव डिनायर कि हम जो रियलिटी है हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। वी हैव रैशनलाइजेशन कि हमारा जो भी अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है हम उसके लिए रीजंस दे रहे हैं, उसके लिए एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, ठीक है। तो ये उसके बारे में। देन वी हैव साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इसमें हमारे में बात करा गया था अबाउट कि एक बच्चा जो बचपन से लेके बड़े होने तक उसकी क्या क्या डिज़ायर्स रहती हैं, उससे क्या क्या नीड्स रहती हैं, कि वो कैसे अपनी चीज़ें मांगता है। तो पहला अपने पास आता है ओलर स्टेज, जिसमें बच्चा जो है वो अपने माउथ उसका प्लेजर प्रिंसिपल के लिए फोकस होता है। जैसे कि अगर बच्चे को कुछ चूसने के लिए दे दिया तो वो आराम से बैठा रहेगा, ठीक है। देन वी हैव एनल स्टेज जिसमें उसको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। देन वी हैव फैलिक स्टेज जिसके अंदर अपना आता है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स दिया गया था मेल बच्चों के लिए एंड इलेक्ट्रा दिया गया था फीमेल बच्चों के लिए, ठीक है। तो इसमें ये होता है कि फैलिक स्टेज के अंदर जो अपना जो बच्चा है वो ऑपोजिट जेंडर के पेरेंट्स से ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। लाइक अगर बेटी है तो पापा से ज़्यादा अट्रैक्ट होगी, अगर बेटा है तो मम्मी से ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। देन वी हैव लेटेंसी स्टेज जहाँ पे बच्चा फील्स अशेम कि वो कैसा है, वो क्या फील कर रहा है सेक्सुअली, उसके बारे में। देन वी हैव जेनिटल स्टेज जहाँ पे हमारी जो है सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के बारे में यहाँ पे बहुत ज़्यादा फोकस करा जाता है। देन इसके असेसमेंट प्रोसीजर्स क्या हैं, वी हैव प्रोजेक्टिव टेस्ट। तो प्रोजेक्टिव टेस्ट में ये होता है कि हमें कुछ इमेजेस दी जाती हैं या फिर कह लो हमें डिज़ाइन दिए जाते हैं, हमें कहा जाता है कि इनके ऊपर कुछ स्टोरी लिखो या कुछ सेंटेंस लिखो या कुछ बताओ कि इस फोटो में क्या है क्या नहीं है। एंड उनके बेसिस पे हमारा जो भी टेस्ट कर रहा है वो देखता है कि हाँ हमारे डिज़ायर्स क्या हैं, हम उसको इंटरप्रेट करने का ट्राई करता है, राइट। तो ये हम प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं। उसके कुछ एग्जांपल्स हैं, दैट इज रॉर्शैक इंक ब्लॉट टेस्ट। इंक ब्लॉट वाला क्या हो गया कि जैसे हमने बचपन में करा नहीं है, धागों को रंग के पेपर के बीच में रख के उसको दबा के जब खींच देते हैं तो डिज़ाइन बन जाता है, तो ये थोड़ा सिमिलर वैसा सही है। देन वी हैव थीमेटिक एप परसेप्शन टेस्ट। देन वी हैव सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं फ्री एसोसिएशन एनालिसिस और अपने पास ड्रीम एनालिसिस। अब ड्रीम एनालिसिस जो है ये आया कहाँ से, ये बेसिकली सिगमंड फ्रॉयड ने अपनी एक बुक दी थी, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स करके है नाम शायद से। तो उस बुक के अंदर उसने बताया था कि ड्रीम्स कैसे आते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है। दिस इज दैट ट्रेस्ट, ठीक है। इसको तुम RIT भी कह सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द साइकोमेट्रिक अप्रोचेज ऑफ इंटेलिजेंस इन डिटेल। तो अब यहाँ पे हमसे 2 चीज़ें पूछेंगे, इंटेलिजेंस और साइकोमेट्रिक अप्रोचेज। तो पहले हम बता देंगे कि इंटेलिजेंस क्या है, उसकी डेफिनेशंस क्या है और हम क्या समझते हैं इंटेलिजेंस से, ठीक है। देन भी है साइकोमेट्रिक अप्रोचेज। तो इसका टॉपिक रेफरेंस आपका है साइकोमेट्रिक अप्रोच के नाम से ही है, जिससे आप पढ़ सकते हैं, हमारी बुक में है ये, ठीक है। तो हम देखेंगे कि भाई इस अप्रोच का क्या है, मतलब इसके अंदर क्या क्या है, जैसे कि ये अप्रोच का फोकस क्या है, ये क्या मेजर करना चाहती है, ठीक है। देन इसमें हमारी जो थ्योरीज हैं वो आती हैं चार्ल्स स्पेरमैन की G फैक्टर थ्योरी, या इसका दूसरा नाम इज़ 2 फैक्टर थ्योरी, ठीक है। 2 फैक्टर क्योंकि इसमें 2 फैक्टर आते हैं, एक है G एंड एक है S, ठीक है। तो G फैक्टर अपना रेफर करता है जनरल इंटेलिजेंस से एंड S फैक्टर अपना रेफर करता है स्पेसिफिक एबिलिटी से। एंड इन दोनों के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म भी है, मतलब इस पूरी थ्योरी कुछ क्रिटिसिज्म भी है, तो उनके बारे में यहाँ पे बात करा जाएगा। देन वी हैव लुइस थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़। तो बेसिकली इसने स्पेरमैन की थ्योरी को एक्सटेंड कर दिया था। तो इसने क्या करा था कि जो स्पेरमैन की थ्योरी में जो भी क्रिटिसिज्म था वही इस थ्योरी की स्ट्रेंथ बन गया, कि जैसे कि ये सिर्फ 2-3 फैक्टर्स के लिए तक था, बट उसने कहा नहीं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसने यहाँ पे 7 मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में दिया था, ठीक है। सो वी हैव वर्बल कम्प्रहेंशन जिसमें हम वर्ड्स कैसे समझते हैं। वी हैव रीजनिंग कि हम कैसे हम चीज़ों के लिए हम उसकी डेफिनेशन देते हैं, कैसे हम उनको रीज़न करते हैं, कैसे हम डिबेट करते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे है। वी हैव परसेप्चुअल स्पीड कि हम हमारी थिंकिंग की स्पीड कैसी है, जैसे कि अगर हमें कोई टॉपिक दिया जाए तो हम उस पर कितनी जल्दी सोच के बोल पाएंगे। वी हैव न्यूमेरिकल एबिलिटी की किसी इंसान की एबिलिटी की वो कितना अच्छा है नंबर के साथ, किसकी मैथ्स ज़्यादा अच्छी है बेसिकली इसमें। वी हैव वर्ड फ्लुएंसी कि हम अलग अलग लैंग्वेजेस से बोल पा रहे हैं एंड दैट टू विद एन एक्यूरेसी एंड फ्लुएंसी। देन वी हैव एसोसिएटिव मेमोरी की हमारी मेमोरी कितनी स्ट्रॉन्ग है। वी हैव स्पेशल विजुअलाइजेशन कि जो लोग पायलट्स होते हैं कह लो या फिर अपने कार ड्राइवर से हो गए, इवन स्कूटर ड्राइवर से हो गए, तो उनको पता है कि भाई उनको कितने स्पेस में निकलना है। इवन डांसर्स यूज दिस, ठीक है, कि अगर जैसे वो डांस कर रहे हैं तो उनको अपने स्टेप्स ऐसे रखना है कि वो स्टेज के बाहर ना जाए। तो उनका स्पेशल विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा होता है, मतलब एरिया डिटेक्ट करना बेसिकली कि कितने एरिया में वो क्या कर सकते हैं, वो उनकी एबिलिटी बहुत अच्छी होती है। देन वी हैव रेमन कैटेल एंड जॉन हॉर्न की एक क्रिस्टलाइज्ड एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस की थ्योरी थी, जिसमें हम बताएंगे कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या है एंड फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है। तो अकॉर्डिंग टू 20 मार्क्स का क्वेश्चन, इसमें आपका जो कंटेंट है वो 6 to 7 पेजेस में आ जाना चाहिए। We are coming to the last question which is question number 6। जैसा हमें बोला कि हमें शॉर्ट नोट्स लिखने हैं which are all of 10 मार्क्स, ठीक है। तो मैं बताऊंगी सबके बारे में, लेकिन करने में कोई 3 ही है। तो यहाँ पे वी हैव टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट नॉर्म्स, कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी, एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस,
फिनोमिनोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी विद टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब हम सबके बारे में कंटिन्यूसली एक ही बार में देखेंगे। तो फर्स्ट वी हैव टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट नॉर्म्स। तो यहाँ पे साइकोलॉजिकल टेस्ट की डेफिनेशन लिख दी, बेसिकली बस वही 3 से 5 लाइन में हो गया, इससे ज़्यादा नहीं लिखना। देन वी हैव नॉर्म्स की डेफिनेशन क्या है, ये डेफिनेशन बुक में नहीं है, मैंने नेट से ढूंढी है तो आप देख लेना। देन वी कैन गिव टाइप्स ऑफ नॉर्म्स की परसेंटाइल नॉर्म्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, टी स्कोर एंड अदर स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, एज नॉर्म्स क्या होते हैं, ग्रेड नॉर्म्स क्या होते हैं, इसके बारे में हम सब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। एंड इसका जो कंटेंट है अगर हम देखें आराम से 2 से 3 पेज में हो जाएगा, इतना बड़ा नहीं है ये। देन वी हैव कल्चर, जेंडर, पर्सनालिटी। इसके लिए हम एक टॉपिक से रेफर कर सकते हैं, दैट इज कल्चर, जेंडर एंड पर्सनालिटी के नाम से ही है, ठीक है, इसी नाम से टॉपिक है एंड हम उससे रेफर कर सकते हैं। एंड हमारे पास एक और टॉपिक है इसी के अंडर विच इज जेंडर स्कीमास। तो उसके बारे में हम जो है एक शॉर्ट समरी दे सकते हैं, क्योंकि डिटेल में है, काफ़ी लेंथी टॉपिक है, बट शॉर्ट समरी दे दो, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना जो आंसर है 2 से 3 पेजेस में, कह लो मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस में आ जाएगा। देन वी हैव एक्सट्रीम्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो हम यहाँ पे इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दे सकते हैं 3 से 5 लाइन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्या होते हैं, इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट या डिजेबल्ड क्या होते हैं। तो अब यहाँ पे बताएंगे कि ये इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड क्या होता है, फिर इंटेलेक्चुअली डिफिकल्ट या डिजेबल्ड क्या होता है, इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड या डिजेबल्ड कौन होते हैं, इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, जैसे कि इनके करेक्टरिस्टिक्स की हैं कि वो इमोशनली बहुत स्टेबल होते हैं गिफ्टेड वाले, ठीक है, वो एकेडमिकली अच्छे होते हैं, जरूरी नहीं बट मोस्टली होते हैं, ये इंट्रोवर्ट्स भी होते हैं, ये स्ट्रेस के अंडर बहुत ज़्यादा बैलेंस रहते हैं, जैसे कि अगर इन पर स्ट्रेस आता है तो दे नो हाउ टू मैनेज इट। एंड इसके क्लासिफिकेशन ये है कि अगर 70 से 130 के बीच में तो एवरेज है, अबव एवरेज होगा अगर 130 से 180 है, एंड अगर 180 से प्लस है तो दैट इज कॉल्ड प्रोफाउंड इंटेलेक्चुअली गिफ्टेड। देन वी हैव इसमें इंटेलेक्चुअली डिजेबल्ड का, तो इसमें हमारी क्लासिफिकेशन रहती है माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड, ठीक है। तो हम इनके बारे में लिख सकते हैं, इनके बारे में हमें बहुत अच्छे से बुक में दिया हुआ है एंड टॉपिक्स का नाम यही है जो मैंने जिन पर भी मार्क करा है, ठीक है। तो आपको जो कंटेंट है ये पूरा आराम से 3 से 4 पेजेस में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। देन वी हैव फिनोमिनोलॉजिकल एंड ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी। तो इसमें हम पर्सनालिटी की डेफिनेशन दे दी हमने, 3 से 5 लाइन काफ़ी है। देन हमारे पास टॉपिक यही है बुक के अंदर भी, तो इसी टॉपिक पे हम कर सकते हैं कि इस अप्रोच का फोकस क्या है, जॉर्ज केली ने क्या थ्योरी दी थी, कार्ल रॉजर ने क्या थ्योरी दी थी। अब इसकी थ्योरी के अंदर ना कुछ बड़े बड़े पार्ट्स है, दैट इज सेल्फ क्या है, फुली फंक्शनिंग पर्सन क्या है, पॉजिटिव रिगार्ड क्या है। अब हम इसको 10 मार्क्स के अकॉर्डिंगली हम इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख देंगे, लाइक जो जो जरूरी पॉइंट्स हमने वो लिख दिए, तो उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर मैक्स टू मैक्स 4 पेजेस में आ जाएगा, ठीक है। देन वी हैव टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। अब इसमें बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। तो पहले बता देंगे साइकोलॉजिकल टेस्ट क्या है, ठीक है। देन वी हैव इंटेलिजेंस टेस्ट। अब इस पे सिर्फ एक लाइन की इंटेलिजेंस टेस्ट क्या होता है। देन इसके बेसिस पे कुछ अलग अलग टाइप के टेस्ट भी, जैसे इंडिविजुअल हो गए, ग्रुप टेस्ट हो गए। अब इस पे भी एक एक लाइन लिख के दे दिया, ठीक है। एग्जाम्पल लिखना लिख सकते हैं लेकिन एक एक लाइन लिख के दे दिया। वर्बल टेस्ट क्या होता है, नॉन वर्बल क्या होता है, इस पे भी एक एक लाइन लिख के दे दिया। सेम गोज विद एवरी अदर टाइप, जैसे कि ऑब्जेक्टिव एंड प्रोजेक्टिव हो गए, पावर एंड स्पीड टेस्ट हो गए, इन सब पे एक एक लाइन लिख दी, ठीक है। दैट इज इनफ कि हमारे 10 मार्क्स के लिए काफ़ी है। अपना जो ये आंसर है 3 से 4 पेजेस में आ जाएगा, मैक्स टू मैक्स 5, ठीक है। तो इतने में अपना आंसर आ जाएगा।